सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ दीपिका श्रीवास्तव और आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दैट इज पेप्टिक अल्सर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 2017 से लेके आज तक आ ही रहा है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? एक घाव होता है जो हमारे स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है, उसे हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। जब भी हमारे स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई सोर हो जाता है, सोर मतलब क्या होता है? घाव। ये कोई घाव हो जाता है तो उसे हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारा डुओडिनल पेप्टिक अल्सर और दूसरा हमारा होता है गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो जो डुओडेनम अल्सर होता है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में होता है। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में होता है। और जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है ये हमारे स्टमक में होता है, और इन दोनों को मिला के हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। तो सीधी सी भाषा में है कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है? जब भी हमारे स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई घाव हो जाता है उसे हम कहते हैं कि ये पेप्टिक अल्सर है। ओके, कॉजेज़ क्या होते हैं? इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? तो इसके कॉजेज़ होते हैं कि जब भी कोई हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया ये इंटर कर जाती है हमारी स्टमक में, तो ये क्या कॉज करती है? इन्फेक्शन कॉज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा अल्सर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो और दूसरा क्या है कि जब भी बहुत हम रेगुलर यूज़ करते हैं नेट्स ड्रग को, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को, जिसे हम जनरली पेन रिलीवर्स कहते हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया और बहुत सारे ड्रग्स हैं जो इसमें आते हैं। ठीक है, तो नेट्स ड्रग को अगर हम रेगुलरली यूज़ करते हैं तो ये भी क्या करती है? अल्सर क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कॉज हमने क्या देखा कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी एक बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है? इन्फेक्शन कॉज करता है हमारे स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से हमें अल्सर हो जाता है। और दूसरा हमारा क्या है? नेट्स है, अगर हम रेगुलर यूज़ करते हैं पेन रिलीवर को तो क्या करता है? ये भी अल्सर कॉज करता है। ओके, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? सिम्टम्स क्या होते हैं? जब भी अल्सर किसी को होता है तो उसको नोज़िया फील होगा। ठीक है, उसको हार्ट बर्न होगा, है ना, सीने में जलन टाइप का लगेगा। उसका जो स्टमक होगा वो बर्निंग स्टमक पेन होगा, उसको लगेगा पेट में जलन हो रहा है और दर्द हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं बर्निंग स्टमक पेन कहते हैं। हमेशा पेट उसका भरा भरा लगेगा, जिसे हम कहते हैं फीलिंग ऑफ फुलनेस। तो हमेशा उसका पेट जो है ये भरा भरा लगेगा। तो ये हमारे हो गए सिम्टम्स ऑफ अल्सर। अब इसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं कि कैसे अल्सर होता है। तो हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। चलिए, पैथोजेनेसिस देखने के लिए हम बनाते हैं फिगर, दैट इज स्टमक, है ना। ये क्या है? ओसोफेगस है। ये क्या है? हमारा स्टमक है। और ये क्या है? हमारा डुओडेनम, यहाँ से शुरू होता है। ओके, तो क्या होते हैं? स्टमक के अंदर हमारी लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती है हम देखते हैं। ये जो हमारी पहली लेयर होती है इसे हम कहते हैं सेरोसा। ये जो दूसरी लेयर होती है हम इसे कहते हैं मस्कुलरिस। जो तीसरी लेयर है हमारी ये हम कहते हैं सबम्यूकोसा। और जो हमारी
प्रोटेक्टिव लेयर आ गई, दैट इज़ कॉल्ड म्यूकोसा। ये कुछ ऐसे फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स में रहता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं। और इस म्यूकोसा के अंदर हमारा ये गैस्ट्रिक ग्लैंड अवेलेबल है। ये हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड अवेलेबल है, रेड वाला गैस्ट्रिक ग्लैंड अवेलेबल है, ठीक है। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमारे होता है पैराइटल सेल। पैराइटल सेल होती हैं इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर, पैराइटल सेल्स होती है, जिसे हम कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं। ये एक तरह की एपिथेलियल सेल्स होती हैं और ये सिक्रीट करती हैं HCl को। तो हमने क्या देखा कि स्टमक है, हमारी स्टमक की लेयर्स कौन कौन सी है। सबसे पहले सेरोसा है, सबसे अंदर की लेयर, उसके बाद हमारी है मस्कुलैरिस, उसके बाद हमारी होती है सब म्यूकोसा, और सबसे आउटर मोस्ट जो है वो हमारी म्यूकोसा। और म्यूकोसा के अंदर ही हमारे क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर हमारे ऑक्जेंटिक सेल होते हैं, जिसे हम पैराइटल सेल्स भी कहते हैं। और ये दोनों एक एपिथेलियल सेल होती है और ये सिक्रीट करती हैं हमारी HCl। ये HCl जो होता है ये हमारे फूड को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, फूड ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। हमारा जो भी हमने खाया, मीट खाया, हमने दाल चावल खाया, हमने कुछ भी खाया, पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया, वॉटएवर हमने कुछ भी खाया, तो ये क्या करती है, HCl उसको ब्रेक करती है और फिर क्या होते हैं, एंजाइम्स आते हैं, इसे डिग्रेडेट कर देते हैं, ठीक है। तो HCl का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और HCl क्या है, एक तरह का एसिड है। अगर इसका डायरेक्ट कांटेक्ट हम करते हैं, अपने हाथों पे लगाते हैं, तो ये क्या करेगा, हाथ को जला देगा। तो ये जो म्यूकोसा लेयर है ये क्या करती है, अपने स्टमक के सरफेस को HCl से प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है, ये जो हमारा म्यूकोसा लेयर है, म्यूकोसा लेयर है, ये जो हमारा म्यूकोसा लेयर है इसके अंदर हमारा होता है प्रोस्टाग्लैंडिन न्यूरोट्रांसमीटर, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। ये क्या करती है, ये स्टिमुलेट करती है म्यूकस को एंड बाइकार्बोनेट को, बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये इनहिबिट कर देती है हमारे एसिड के प्रोडक्शन को, इनहिबिट कर देती है एसिड के सिक्रीशन को, और इस तरह से एक ये ड्रामेटिक प्रोटेक्शन करती है, मतलब एक बहुत ही आश्चर्यचकित वाला प्रोटेक्शन करती है हमारी म्यूकोसा लेयर की, जो कि हमारी बॉडी में अवेलेबल होता है। तो क्या होता है कि हमारी म्यूकोसा लेयर के अंदर हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन होती है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है, म्यूकोसा लेयर के अंदर हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन भी होती है और बाइकार्बोनेट भी होता है, बाइकार्बोनेट भी होता है। बाइकार्बोनेट क्या होता है, अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन इन नेचर, मतलब बेसिक इन नेचर होता है। तो ये क्या करता है कि अपने बेसिक नेचर को इंक्रीज करके HCl के जो HCl का रिलीज़ है या HCl के इफ़ेक्ट को क्या करती है, एसिड के इफ़ेक्ट को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो इसको स्टिमुलेट कौन करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोस्टाग्लैंडिन होती कहाँ है, म्यूकोसा लेयर में। म्यूकोसा लेयर क्या है, एक चिपचिपा पदार्थ, म्यूकस होता है, ये म्यूकस होता है, जिसको म्यूकस क्या है, म्यूकस है ये, ठीक है। इसने एक लेयर बना ली है, तो हमने क्या कहा, ये म्यूकोसा लेयर। म्यूकस कैसा होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसकी जो मोटाई है वो ऑलमोस्ट 1 mm होती है हमारे स्टमक के अंदर। इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है तो क्या होता है, HCl फिर क्या करेगा,
पेनिट्रेट करना शुरू कर देगा और एक सीवियर अल्सर कॉज कर देगा। ठीक है, तो क्या होती है म्यूकस की ये जो लेयर होती है, ठीक है, एक परत होती है जिसको हमने कहा म्यूकोसा लेयर, और म्यूकोसा लेयर के अंदर हमारा होता है प्रोस्टाग्लैंडिन और बाइकार्बोनेट होता है। जब भी HCl का रिलीज़ होता है, जब भी हमने खाना खाया, ठीक है, हमने ये फूड लिया और फूड अंदर आया, ठीक है, और HCl रिलीज़ होना शुरू किया, प्रोस्टाग्लैंडिन भी क्या करती है, फटाफट एक्टिवेट हो जाती है और ये हमारे म्यूकस को स्टिमुलेट करती है और बाइकार्बोनेट को स्टिमुलेट करती है। बाइकार्बोनेट क्या होता है, एल्कलाइन होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो ये क्या करता है, HCl के इफेक्ट को क्या करता है, कम कर देता है, एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है और इस तरह से ये क्या करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये हमारे हो गए स्टमक की बातें और हमने देखा कि स्टमक में कैसे, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जाता है स्टमक के केस में, एक होता है एग्रेसिव फैक्टर और दूसरा हमारा होता है डिफेंसिव फैक्टर या प्रोटेक्टिव फैक्टर, हम कह सकते हैं डिफेंसिव फैक्टर। अब बताइए अग्रेसिव फैक्टर क्या होता है, HCl के रिलीज़ को कौन बढ़ाएगा, HCl के रिलीज़ को हमने पहले ही पढ़ा, कॉज क्या है, हेलिकोबैक्टर। तो हम कह सकते हैं एग्रेसिव फैक्टर है जो HCl को क्या करता, मजबूर कर देता है उसके कांटेक्ट में, स्टमक के वॉल के लाइनिंग पे कांटेक्ट में आने के लिए। तो वो क्या है, H पाइलोरी हो गया। अगर हमारी बॉडी में कहीं से भी H पाइलोरी घुस जाएगा तो ये क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, जिससे क्या होगा, हमें अल्सर होगा। या हम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, रेगुलर यूज़ ऑफ नेट्स ड्रग, ठीक है, अगर हम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं नेट्स ड्रग को, तो ये भी क्या करेगा, कॉज करेगा अल्सर। तो एग्रेसिव फैक्टर में कौन आ गया, हमारा H पाइलोरी और नेट्स। और डिफेंसिव फैक्टर में कौन आ गया, हमारी म्यूकोसा लेयर खुद हो गई और इसके अंदर हमारा क्या आ गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया और क्या हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया। ठीक है, बाइकार्बोनेट हो गया। तो डिफेंसिव फैक्टर कौन से हो गए, हमारे म्यूकोसा लेयर, प्रोस्टाग्लैंडिन और बाइकार्बोनेट हो गए। तो कहा जाता है कि अगर अग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर के बीच में इम्बैलेंस हो जाता है, ये ज़्यादा ये कम, ये ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है, तो क्या हो जाता है, अल्सर क्रिएट हो जाता है। अगर H पाइलोरी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गई और हमारे डिफेंसिव फैक्टर लो पड़ गए, इसकी एक्टिविटी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इससे बच नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, अल्सर क्रिएट हो जाएगा। तो अल्सर कैसे होता है, जब भी अग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर में इम्बैलेंस हो जाता है तो अल्सर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ओके, तो ये हमारी हो गई पैथोजेनेसिस। H पाइलोरी बैक्टीरिया और नेट्स करते क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। H पाइलोरी बैक्टीरिया जो है, H पाइलोरी बैक्टीरिया जो है, ये हमें मिलता है, हमारी बॉडी में घुसता है कंटामिनेटेड वाटर या फूड के इंटेक से। अगर हम कंटामिनेटेड फूड या वाटर इंटेक करते हैं तो क्या है, H पाइलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये क्या करती है कि H पाइलोरी बैक्टीरिया हमारे अंदर जाती है और ये क्या करता है, म्यूकोसल सेल को इन्फेक्टेड कर देता है। जो हमारी म्यूकोसल सेल है इसको क्या करता है, इन्फेक्टेड कर देता है। जब इन्फेक्शन कॉज हो जाता है तो हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है और कौन आएगा, T सेल आएंगे। और T सेल क्या करेंगे, हमारी बैक्टीरिया को किल नहीं करेंगे, T सेल उन सेल को किल करेगा जो बैक्टीरिया द्वारा इन्फेक्टेड हो गया है। तो स्टमक में उस सेल को ये किल करना शुरू कर देगा जिसको पाइलोरी बैक्टीरिया ने इन्फेक्टेड कर दिया है। T सेल उनको किल करेगा और जब T सेल एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होगी तो क्या होगा, ये प्रोड्यूस करेगा
अल्सर को प्रोड्यूस कर देगा, है ना। जनरल सी बात है, जब इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होगी, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगा, पेन होगा, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्सर को प्रोड्यूस कर देगा। जब भी एच पाइलोरी बैक्टीरिया घुसता है और ये करता है हमारी म्यूकोसल सेल को इन्फेक्ट करता है तो क्या करेगा, जो हमारी म्यूकोसल सेल है, ठीक है, म्यूकोसल सेल है, इसके अंदर क्या है, हमारे पेराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल, ये क्या करेगा, उसको ब्रेक करके जैसे ही हमारी म्यूकोसल सेल पे टच होना शुरू करेगा HCl, क्या होगा, अल्सर क्रिएट हो जाएगा। अब इसको किल करने के लिए हमारी टी सेल आएगी, तो लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, ठीक है। तो जैसे ही लड़ाई झगड़ा शुरू होगा, क्या होगा, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होने लगेगी, और इसी प्रोसेस से क्या होगा, हमारा अल्सर प्रोड्यूस हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं अल्सर, ठीक है। नेट्स क्या करती है, नेट्स क्या करती है, अगर रेगुलर यूज़ करते हैं हम पेन रिलीवर का, ठीक है, आइबुप्रोफेन का और एस्प्रिन का, इन सब का रेगुलर यूज़ करते हैं, तो ये भी क्या करती हैं, हमारे जो स्टमक की लाइनिंग है उसमें ये इन्फ्लामेशन कॉज कर देती है, इन्फ्लेम्ड कर देती है उन्हें, स्टमक की या स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइन को, और ये भी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है अल्सर। सेम प्रोसेस होगा, और ये क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी अल्सर को, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि सिंपली अल्सर क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि इसका जो नोट्स बनाया है उसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, और फिर क्लियर हो जाएगा हमारा। इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर आता है हमारा पेप्टिक अल्सर आता है, 7 नंबर में पूछा गया है 2017-18 में, 2018-19 में, 2019-20 में, 2021-22 में, और 2023-24 में भी पूछा गया है। The peptic ulcer are open sore that develop on the lining of the stomach और small intestine। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, एक ओपन सोर होता है, मतलब घाव होता है, खुला हुआ घाव होता है, ठीक है, जो डेवलप होता है हमारे स्टमक की या स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे, उनकी लाइनिंग पे ये होता है। ये 2 तरह के होते हैं, डियोडिनल अल्सर होते हैं और गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं। डियोडिनल अल्सर कहाँ होता है, डियोडिनल अल्सर अकर्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। डियोडिनल अल्सर उसे कहते हैं, वो घाव को कहते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में होता है, उसे हम कहते हैं डियोडिनल अल्सर। और यही अल्सर जो होता है ये कॉमन होता है, यही अल्सर ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा आता है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर, अगर हमारे स्टमक की वॉल पे घाव होता है, गैस्ट्रिक अल्सर अकर्स इन द स्टमक की वॉल पे घाव होता है, तो हम कहते हैं इसे गैस्ट्रिक अल्सर, और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर हो गया। ओके, कॉजेज़ क्या है, तो इसके कॉजेज़ है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है ये, जो इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है, और रेगुलर यूज़ ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स पेन रिलीवर, जिसे हम क्या कहते हैं, पेन रिलीवर, अगर हम इनका रेगुलर यूज़ करते हैं तो। सिम्टम्स देख लेते हैं हम इसका, सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स क्या है, तो क्या होता है, स्टमक में जलन सा होगा और दर्द होगा, और हमारा पेट हमेशा भरा भरा रहेगा, हमारे सीने में जलन होगा, नौजिया होगा, ये सारे हमारे सिम्टम्स होते हैं पेप्टिक अल्सर के। नेक्स्ट हमारा आता है पैथोजेनेसिस। अल्सर की पैथोजेनेसिस क्या होती है ये देख लेते हैं। जो मैंने समझाया वही चीज़ हम पूरा लिख नहीं सकते, आपने समझ लिया, अब उसे शॉर्ट में हमने उसे पैथोजेनेसिस में कन्वर्ट कर दिया, और ये पूरा 7 नंबर का क्वेश्चन है। अगर 7 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूरे कंटेंट लिखने होंगे और पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इसके साथ साथ आप फिगर भी बना देंगे, जो कि मैंने बनाया है वो भी अभी दिखाते हैं। तो पैथोजेनेसिस क्या होता है, पेप्टिक अल्सर अकर्स व्हेन एसिड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ईट अवे एट द इनर सरफेस ऑफ द स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। पेप्टिक अल्सर तब होता है जब एसिड जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को खाना शुरू कर देती है, उसके इनर सरफेस, स्टमक के इनर सरफेस को खाना शुरू करती है। HCl क्या है, एसिड है, तो जैसे ही क्या होगा,
स्टमक के म्यूकोसल लेयर में पहुंचेगी तो ये म्यूकोसल लेयर को क्या करेगी, जलाना शुरू कर देगी। तो उसी को हम क्या कर रहे हैं कि पेप्टिक अल्सर तब होगा जब स्टमक के इनर सरफेस को जो है एसिड जो है वो खाना शुरू कर देगी, या स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस को ये खाना शुरू कर देगी। द एसिड एंड क्रिएट अ पेनफुल ओपन सोर दैट मे लीड। तो एसिड क्या करेगी, जब भी स्टमक के सरफेस को या स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस को एसिड क्या करेगी, जब भी स्टमक के या स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस को खाना शुरू करेगी तो क्या करेगी, एक घाव पैदा कर देगी, घाव हो जाएगा वहाँ पे। और उस घाव से अगर बहुत ज़्यादा सीवियर अल्सर हो गया, उसका तुरंत इलाज नहीं हुआ, तो वो क्या कॉज कर देगी, ब्लीडिंग कॉज कर देगी। एच पाइलोरी अल्सर के केस में क्या होता है, जब भी एच पाइलोरी बैक्टीरिया व्हिच कम बाय कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर। एच पाइलोरी बैक्टीरिया जब है स्टमक में पहुंच जाता है, कैसे पहुंचता है, जब हम कंटामिनेटेड फूड या वाटर खाते हैं तो ये पहुंच जाता है कहाँ, रीच इनटू द स्टमक, स्टमक में पहुंच जाता है एंड इन्फेक्टेड द म्यूकोसल सेल, और ये हमारे म्यूकोसल सेल को इन्फेक्ट कर देती है, जिससे क्या होता है, HCl का टच हमारे म्यूकोसल सेल से होने लगता है और क्या हो जाता है, वो दर्द शुरू हो जाता है, अल्सर की प्रोसेस शुरू हो जाती है। जैसे ही ये प्रोसेस होती है, टी सेल कम एंड किल सेल इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया। टी सेल आती है और उन सेल को किल करना शुरू कर देती है, जिससे क्या हो गई, इन्फ्लामेशन अकर्स ऑन द स्टमक इनर लेयर। तो इन्फ्लामेशन क्या होगी, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी स्टमक के इनर लेयर में, और क्या होगा, अल्सर प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके अगर हम रेगुलर यूज़ करते हैं, नेक्स्ट हमारा एक और पॉइंट है कैसे होता है। तो अगर हम रेगुलर यूज़ करते हैं नेट्स ड्रग का, आइबुप्रोफेन का, डिक्लोफेनाक का, या बहुत सारी ऐसी ड्रग हैं जो नेट्स कैटेगरी में आती है, अगर हम इनका यूज़ करते हैं तो ये भी क्या करती हैं, हमारे स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे, उसे हम लाइनिंग भी कह रहे हैं, लाइनिंग पे ये क्या करेगी, इन्फ्लामेशन कॉज कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा अल्सर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारा रहा पेप्टिक अल्सर का इंट्रोडक्शन और पैथोजेनेसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर। ये बहुत ही इनफ है हमारे 7 नंबर क्वेश्चन के लिए, इनफ। ये डायग्राम है स्टमक का, हम ये डायग्राम एग्जाम में ज़रूर बनाएंगे, इससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो पैथोजेनेसिस शुरू करने से पहले क्या करेंगे, आप ये डायग्राम बनाएंगे, पेप्टिक अल्सर का इंट्रोडक्शन देंगे, टाइप्स देंगे, कॉजेज़ देंगे, सिम्टम्स देंगे, पैथोजेनेसिस लिखेंगे, और उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद आप क्या करेंगे, पैथोजेनेसिस लिखना शुरू कर देंगे, और ये कंटेंट काफ़ी है। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।